प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड का फर्स्ट पेपर जो विश्व के संविधान से जुड़ा हुआ है, विश्व की राज्य व्यवस्था, तुलनात्मक राजनीति, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व, इसको पढ़ेंगे। हो सकता है थोड़ा आपको ये समझने में दिक्कत आए, थोड़ा कठिन लगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। साथ ही साथ जब आप एमए में जाएंगे तो तुलनात्मक राजनीति का जो पेपर है उसमें ये आपको बहुत काम आएगा। तो तुलनात्मक राजनीति, इसको हम दो टॉपिक इसके लेंगे क्योंकि इसका पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। तो आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और प्रकृति क्या है। क्षेत्र और महत्व को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति की जब हम बात करते हैं तो इसको वास्तव में ये कहा जाता है विदेशी सरकारों का संवैधानिक अध्ययन। अब विदेशी सरकारों का संवैधानिक अध्ययन इसलिए क्योंकि अगर हम विश्व के संविधानों को पढ़ते हैं तो प्रारंभ में तो विश्व में बहुत कम देशों के संविधान थे। जैसे इंग्लैंड के संविधान की हम चर्चा करते हैं जो लिखित रूप में नहीं था, लेकिन बाद में कई देश जो हैं अस्तित्व में आने लगे, तो विदेशी सरकारों के संवैधानिक अध्ययन को पढ़ने में ये काफ़ी काम आता है। इससे जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं भी होती हैं और तुलनात्मक राजनीति की जो परिभाषाएं हैं उसको, ये परिभाषाओं के जो विद्वान हैं उनके नाम हैं रॉय सी मैक्रिडस, जी.के. रॉबर्ट्स, एडवर्ड ए. फ्रीमैन और ऑमंड एंड पावेल। तो हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में शुरुआत करते हैं और वो है राजनीति विज्ञान का। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में सबसे पहले अब बात आती है अर्थ की। तो आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का ये दावा है कि उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया के सिद्धांत और प्रतिमान निर्माण की ओर प्रथम चरण के रूप में राजनीतिक विश्लेषण की नूतन अवधारणाओं के सुझाव प्रस्तुत किए हैं। और उनकी मान्यता है कि राज्य की अवधारणा विश्लेषण के एक उपकरण के रूप में उन राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना व उपयोगी अध्ययन करने में विशेष सहायक नहीं है जिनमें आकार, संगठन, संस्थाओं व संस्कृति की आधारभूत भिन्नताएं हों। इसलिए राजनीति विज्ञान में वर्षों से प्रचलित परंपरागत अध्ययन अवधारणाओं जैसे राज्य, सरकार, कानून, सत्ता के स्थान पर नई अवधारणाओं का प्रयोग अपरिहार्य माना जाने लगा ताकि राजनीतिक क्रिया की गहराइयों में झांका जा सके। इसलिए समकालीन राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा राजनीतिक अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था जिसे हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं, राजनीतिक संस्कृति जिसे पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संरचना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक विकास पॉलिटिकल डेवलपमेंट आदि नई अवधारणाओं का प्रयोग किया जाने लगा। इन नई अवधारणाओं में भी राजनीतिक व्यवस्था जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है को बुनियादी अवधारणा माने जाने लगा। इस राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर राजनीतिक व्यवहार संबंधी सिद्धांत निर्माण के लक्ष्य से युक्त शास्त्र ही तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। जैसे एडवर्ड ए. फ्रीमैन तुलनात्मक राजनीति के अर्थ को समझाते हुए कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकार का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। अर्थात तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का ही तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित नहीं होता, वरन विविध राजनीतिक प्रक्रियाओं व उनसे संबद्ध राजनीतिक व गैर राजनीतिक संस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित होता है। अब इस शब्द की विवेचना करते हैं रॉय सी मैक्रिडस। वो लिखते हैं हेरोडोटस एवं अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं प्राणवान रही हैं और इन विविधताओं में सामान्य तत्वों की खोज करने के पद्धति या सिस्टमेटिक प्रयास को ही हम तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की संज्ञा दे सकते हैं।
एक अन्य विद्वान है जी.के. रॉबर्ट्स, वो लिखते हैं अब राजनीति का यह तुलनात्मक अध्ययन केवल संरचनात्मक तुलनाओं तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके अंतर्गत कबीलों, समुदायों, संघों, समूहों और गैर राजकीय इकाइयों का व्यवहारात्मक अध्ययन होने लगा है। इसलिए आज तुलनात्मक राजनीति को या तो सब कुछ या कुछ नहीं कहा जाने लगा है। अब क्या होता है कि जब तुलनात्मक राजनीति के हम अर्थ और परिभाषाओं को पढ़ते हैं तो उसके संदर्भ में भ्रामकता और अस्पष्टता पाए जाने के कारण आते हैं। जैसे तुलनात्मक शब्दों कंपैरेटिव गवर्नमेंट, तुलनात्मक विश्लेषण कंपैरेटिव एनालिसिस, तुलनात्मक पद्धति कंपैरेटिव मेथड, ये आदि जो बार बार समानार्थक प्रचलन से हमें कठिनाई आती है। सामान्यतः तुलनात्मक राजनीति को तुलनात्मक शासन या तुलनात्मक सरकार मान लिया जाता है। दोनों का ही संबंध राजनीति है, परंतु राजनीति विज्ञान में इनका एक सुनिश्चित अर्थ होता है। जी.के. रॉबर्ट्स में ये कहते हैं कि तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति अलग अलग है। तुलनात्मक सरकार राज्यों, संस्थाओं और सरकार के कार्यों का अध्ययन है, जिसमें शायद राज्य क्रिया से अत्यधिक निकट का संबंध रखने वाले पूरक समूहों, राजनीतिक दल और दबाव समूहों का भी अध्ययन शामिल है। जीन ब्लॉन्डेल जो हैं वो लिखते हैं कि तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकार के प्रतिमानों का अध्ययन है। तुलनात्मक विश्लेषण किसी भी वैज्ञानिक गतिविधि का अंग होता है और राज्य विज्ञान में इसके माध्यम से राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। अब तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता, टोटलिटी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर के अध्ययन से। फ्रीमैन लिखते हैं तुलनात्मक राजनीति सरकारों के विविध प्रकारों और विभिन्न राजनीतिक समूहों का तुलनात्मक अध्ययन है। जी.के. रॉबर्ट्स लिखते हैं तुलनात्मक राजनीति बृहत्तर क्षेत्र का संकेतक है। एडवर्ड फ्रीमैन तुलनात्मक राजनीति के विस्तृत क्षेत्र की बात करते हैं। वो मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में केवल सरकारों के विभिन्न रूपों का ही तुलनात्मक अध्ययन सम्मिलित नहीं होता, बल्कि विविध राजनीतिक प्रक्रियाओं और उनसे संबद्ध राजनीतिक और गैर राजकीय संस्थाओं का भी अध्ययन शामिल होना चाहिए। अब हम सिडनी वर्मा की अगर बात करते हैं तो वो लिखते हैं कि केवल वर्णन से आगे बढ़कर अधिक सैद्धांतिक रूप से संबंधित समस्याओं को भी देखा जाता है। सरकार की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से आगे बढ़ते हुए राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक कार्यों पर नज़र डालिए तथा केवल पश्चिम यूरोपीय देशों का अध्ययन न करके अफ्रीका और एशिया के तथा लैटिन अमेरिका के नए राष्ट्रों को भी देखना चाहिए। एडवर्ड फ्रीमैन जो हैं वो लिखते हैं तुलनात्मक सरकार से उनका अभिप्राय राजनीतिक संस्थाओं और सरकार के विविध रूपों के तुलनात्मक अध्ययन से है। ऑमंड एवं पावेल जो हैं वो तुलनात्मक राजनीति के 3 मौलिक मंतव्यों की बात करते हैं। पहला, पश्चिम और गैर पश्चिमी देशों की संस्थाओं का एक साथ विश्लेषण। दूसरा, राजनीतिक संस्थाओं का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना। और तृतीय, तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। संक्षेप में तुलनात्मक राजनीति विषय में राजनीति को आदर्शात्मक आयामों की श्रृंखलाओं से मुक्त कर दिया गया है और अनुभवासित शब्दों में नए तरीकों से व्यक्त किया जाता है। इसलिए यद्यपि राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं और मानव व्यवहार के क्षेत्र में सार्थक नियमितताओं, समानताओं और विभिन्नताओं से भी है, फिर भी तुलना का कार्य ना तो आदि मन से किया जाना चाहिए जिससे बहुत सी उपयोगी बातों की उपेक्षा हो जाएगी, और न ही उसे अति सरलीकरण की दूसरी सीमा पर ले जाना चाहिए कि सारा अध्ययन ही अशिष्ट और अस्वीकार हो जाए। इसलिए हमें जी.के. रॉबर्ट्स के परामर्श का लाभ उठाना चाहिए कि तुलनात्मक राजनीति की हीन धारणा रखने से स्पष्ट अभिज्ञान अथवा चयन और अनन्यता के मापदंड में कमी आ सकती है। इसी प्रकार एप्टर और एकनस्टीन की चेतावनी को भी ध्यान रखना चाहिए
कि तुलनात्मक राजनीति की अत्यधिक व्यापक संकल्पना इसे इतना अधिक विस्तृत बना देगी कि सारा विज्ञान ही इसके क्षेत्र के अधीन आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने आज तुलनात्मक राजनीति के अर्थ को पढ़ा है, और ये अर्थ जो है ये अपने आप में इस चीज़ को इंगित करता है कि तुलनात्मक राजनीति में विद्वानों में जो काफ़ी हद तक जो विचार हैं वो इस चीज़ की ओर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा को इतना सिंपल नहीं कर दिया जाना चाहिए कि उससे कई जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनकी उपेक्षा हो जाए, और इतना उसको कहना चाहिए कठिन भी नहीं कर देना चाहिए कि उसको व्यवहार में समझना मुश्किल हो जाए। अब हम कल जो है तुलनात्मक राजनीति के प्रकृति और क्षेत्र और महत्व को पढ़ेंगे। धन्यवाद।